दोस्तों ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का सेकंड पार्ट का वीडियो है। उस फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कॉपीराइट तक डिस्कस कर लिया था। सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ ग्रांटेड फॉर द इन्वेंशन दैट हैव इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एप्लीकेबिलिटी। इट प्रोटेक्ट द प्रोसेस मेथड एंड इन्वेंशन दैट आर नोवेल, involves inventory steps, non-obviousness and are useful। तो पेटेंट स्पेशली टर्म इन्वेंशन को रेफर करता है, ग्रांटेड करता है। ठीक है, तो पेटेंट स्पेशली इन्वेंशन के लिए होता है दैट हैव इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एप्लीकेबिलिटी होती है। ये प्रोटेक्ट करता है आपके प्रोसेस को, जो आपने इन्वेंशन किया है उसके प्रोसेस को प्रोटेक्ट करता है, मेथड को प्रोटेक्ट करता है, और इन्वेंशन और उसकी उसमें जितने भी चीज़ें इन्वॉल्व है, उसमें जितने भी मेथड्स हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? पेटेंट। इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रेडमार्क। इसका तीसरा टर्म है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क इज यूजली अ ब्रांड नेम। ये एक ब्रांड नेम होता है। ब्रांड नेम जैसे आपने BMW की गाड़ी सुनी होगी, तो BMW क्या है? एक ब्रांड है। फॉर महिंद्रा क्या है? एक ब्रांड है। तो इसी तरह आपने स्पेशली कई सारे ब्रांड के नाम सुने होंगे, जिस मैं और आपको बताते जाऊं तो बहुत सारे ब्रांड हैं। तो ट्रेडमार्क स्पेशली अ ब्रांड नेम विच डिस्टिंग्विश योर प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट दैट आर सोल्ड इन द मार्केट। ये आपके प्रोडक्ट को एक अलग पहचान देता है मार्केट पर, आपके प्रोडक्ट को एक अलग पहचान देता है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनी वर्ड। ये किसी वर्ड के फॉर्म में हो सकते हैं या सिंबल में हो सकते हैं, जो कि आपके प्रोडक्ट की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडमार्क। चौथा आता है जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल इंडिकेशन होता क्या है? दीज आर द इंडिकेशन विच आर गिवन ऑन द प्रोडक्ट एंड which is identify the origin of the product. It is basically a sign that is used on goods or commodities that have a specific geographical origin and possesses qualities or reputation that are due to that origin। ये जो प्रोडक्ट होता है उसको एक अलग से जोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब उसको एक प्रोडक्ट का जो नाम होगा वो प्लेस के उस पे होगा। जैसे आपने सुना होगा दार्जिलिंग टी, तो दार्जिलिंग एक प्लेस का नाम है और टी वहाँ की चाय है। तो ऑरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट ये रिप्रेजेंट करता है। तो दीज आर द इंडिकेशन विच आर गिवन ऑन द प्रोडक्ट एंड विच आइडेंटिफाई द ऑरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट, जिसको आप प्रोडक्ट के जो नाम ऑरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तो ये डेफिनेशन आपको बेसिकली याद रखना होगा अपने एग्जामिनेशन के लिए। और इसके बाद आता है पांचवा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या होता है? एन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन रेफर्स टू द फीचर ऑफ शेप, configuration, pattern, composition of the line and pattern which are generally applied to any product and which is in two-dimensional or three-dimensional or in both form by way of some industrial application। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या होती हैं? इंडस्ट्रियल डिज़ाइन रिफर्स करता है उस चीज़ के फीचर्स को, कॉन्फ़िगरेशन को, पैटर्न को, कंपोजिशन को, जो कि जनरली अप्लाइड होता है किसी भी प्रोडक्ट पर, वो चाहे 2 डायमेंशन का हो या 3 डायमेंशन का हो या दोनों डायमेंशन, 3 और 2 दोनों डायमेंशन का हो, तब भी ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एप्लीकेबल होगा उस पर। लेकिन हाँ, उसका शेप कहीं से कॉपी नहीं किया जाना चाहिए, वरना वो आप कॉपीराइट से के तहत उसमें आपको आईपीआर प्रोटेक्ट नहीं किए जाएंगे। तो ट्रेडमार्क पर आपका आईपीआर तभी प्रोटेक्ट होगा जब आपका शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न एंड ये सब जनरली आपके प्रोडक्ट को एक मतलब आपका प्रोडक्ट किसी से कॉपी करना नहीं होना चाहिए। वो शेप और साइज आप कहीं से कॉपी ना की हों, तभी आपका आईपीआर प्रोटेक्ट हो सकता है। इसके बाद आते हैं हम आईपीआर ग्लोबल सिनेरियो एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो आपको यहाँ एक स्टेटमेंट मिल रहा होगा,
Government of various countries have generally recognized the trade-off that are involved in IPR's laws, and each nation has established national I- IPR's system in which are aimed to strike the balance between composition objective that's deemed appropriate for its national economic, political and social context. ये बेसिकली क्या कह रहा है कि जो गवर्नमेंट होती है वेरियस कंट्रीज की, उन्होंने एक बार एक मीटिंग बैठाई और उस मीटिंग पर आईपीआर को डिस्कस किया गया। और फिर आगे चल के ये जो आईपीआर होते हैं इसने नेशनल आईपीआर सिस्टम में भी इंक्लूड कर लिया गया। और इसका मेन एम क्या है? टू स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन कंपीटिंग ऑब्जेक्टिव्स दैट्स डीम्ड अप्रोप्रिएट फॉर इट्स नेशनल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कंटेक्स्ट। ये क्या कह रहा है कि जो वर्ल्ड में कंपटीशन हो रहे हैं मार्केट पर, उस कंपटीशन को बैलेंस करना, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल और सोशल कंटेक्स्ट को एक एप्रोप्रिएट एप्रोप्रिएट वैल्यू प्रोवाइड करना। ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेटमेंट। द फर्स्ट स्टेप विच वाज टेकन इनटू दिस रिगार्डेड वाज मेड थ्रू पेरिस कन्वेंशन। आपको ये दो कन्वेंशन जरूर याद रखने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, और इन्हीं दोनों कन्वेंशन को मैग्ना कार्टा ऑफ आईपीआरस भी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। The first step which was taken into this regard it was made through Paris Convention for the Protection of Industrial Property held on 20th March 1883 in Paris. This was followed by the Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Work in 1886 in Berne. पेरिस कन्वेंशन होता है 1883 में। इस पर किस चीज़ के प्रोटेक्शन की मांग की जाती है? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की। बर्न कन्वेंशन होता है 1886 में, इसमें किसकी प्रोटेक्शन की बात की जाती है? लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक की। और इन्हीं दोनों आईपीआर को हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ आईपीआरस भी बोलते हैं। अब आता है वाइपो। वाइपो क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी is considered as the landmark event in the history of protection given to IPRs international level। तो अगर वाइपो का फॉर्मेशन हुआ है जो उनकी आईपीआरस को प्रोटेक्शन देना इंटरनेशनल लेवल पर। World Intellectual Property Organization WIPO establishes in with the convention which was signed at Stockholm on 14th July 1967। स्टॉकहोल्म में एक कन्वेंशन होता है और वहीं साइन होता है कब? 1967 को। और वहीं पेरिस कन्वेंशन और वहीं सॉरी और वहीं वही कन्वेंशन में वाइपो का इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो ये आपको यहाँ बेसिकली इस स्टेटमेंट से आपको इस पूरे स्टेटमेंट से आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि वाइपो का इस्टेब्लिशमेंट इस कॉलम कन्वेंशन में होता है और किस ईयर में होता है? 1967 में। हेडक्वार्टर कहाँ है वाइपो का? ये जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्कोप ऑफ आईपीआरस क्या होता है? स्कोप ऑफ आईपीआरस में क्या है? आर्टिकल 27 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यूडीएचआर provide for the right to benefit from the protection of moral and material interest resulting from authorship of scientific, literary and artistic production। ये बेसिकली क्या होता है? ये जो प्रोडक्शन दिया गया है लिटरेचर का और साइंटिफिक का, आर्टिस्टिक का, ये सब बेसिकली कहाँ डिफाइन है? 27 आर्टिकल 27 पर, यूडीएचआर के आर्टिकल 27 पर ये सब राइट्स दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू आईपीआर इंक्लूड राइट्स रिलेटिंग टू। अब आईपीआर के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास कितने राइट हैं? तो पहला हो जाता है लिटरेरी, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों के पास राइट है। इन्वेंशन एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए हम लोगों के पास राइट है। म्यूजिकल वर्क के लिए, ट्रेडमार्क, सिंबल, कॉमर्शियल नेम डिजिग्नेशन के लिए, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के लिए,
प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर कंपटीशन इन द इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक फील्ड। तो सेकंड पार्ट हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और इसके आगे का हम लोग पार्ट थर्ड पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहाँ तक जितना भी मैंने कंटेंट बनाया ये आपको समझ आया होगा। ऐसे आपको आईपीआर के पूरी फुल चैप्टर आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।